तो आइए हम लोग अब तक इस चैप्टर का एक हिस्सा खत्म कर लिए हैं। बोलोगे एक हिस्सा खत्म कर लिए हैं का मतलब ये है कि आज जो शुरू करेंगे यहां से फिर एक यूनिट चलेगा। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े थे, टाइप्स ऑफ चार्जिंग पढ़े थे, कूलम्स लॉ पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल के कारण, इक्वेटोरियल पॉइंट पे टॉर्क निकाले थे। सब एक जैसा टॉपिक कनेक्टेड था। और आज फिर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो अगले 3-4 क्लास के लिए कनेक्टेड रहेगा। बात समझे आप लोग कि पहला चैप्टर कितना हिस्सा में तोड़ रहे हैं? 2। एक हिस्सा खत्म और ये सेकंड हिस्सा आज स्टार्ट हो रहा है पहला चैप्टर का। आज के क्लास को पिछले कोई क्लास से मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत तो मतलब रहेगा ही, लेकिन एकदम सब कुछ नया नया टाइप रहेगा। आइए समझते हैं। देखो सबसे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से ही क्लियर है कि चार्ज कितना तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो चार्ज 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। पहला डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी को आप बोल सकते हैं स्कैटर्ड। दूसरा नाम इसका स्कैटर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक चार्ज यहां रहेगा तो दूसरा चार्ज यहां रहेगा और दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप रहेगा। मतलब बिखरा हुआ है चार्ज। नाम से ही क्लियर, स्कैटर मतलब क्या? बिखरा हुआ। बोलो, जब 2 चार्ज के बीच में अच्छा खासा गैप हो तो उसे डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, या स्कैटर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुम सोचो दूसरा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? एक डिसकंटिन्यूअस हो गया तो दूसरे का नाम क्या होना चाहिए? नाम से ही क्लियर है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो, जब 2 चार्ज के बीच में गैप ना के बराबर रहे तो उसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब देखो तो यहां समझोगे तो बताओ, यहां हम जो चार्ज बनाते जा रहे हैं, 2 चार्ज के बीच में गैप दिख रहा है कि गैप नहीं दिख रहा है? तो ये कैसा हो गया? कंटिन्यूअस। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। चलो एक और फोटो बना रहे हैं, एक और फोटो बना रहे हैं। बताओ ये कैसा है? कंटिन्यूअस है या नहीं? बोलेंगे यस सर, यहां भी 2 चार्ज के बीच में गैप मौजूद नहीं है, तो ये भी कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? कंटी। लेकिन दोनों में एक फर्क है कि यहां जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहां लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। मतलब यहां जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ लेंथ में नहीं है, बल्कि लेंथ में भी है और मतलब एरिया में है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। और एक और तरीका हो सकता है, जैसे मान लो एक क्यूब बना दिया या क्यूबॉइड बना दिया और इसमें चार्ज पूरा अंदर बाहर सब भर दो। इसमें चार्ज पूरा अंदर बाहर
सब भर दो, मतलब चार्ज को लंबाई भी दो, चौड़ाई भी दो और ऊंचाई भी दो, मतलब पूरा का पूरा वॉल्यूम दे दो। लेंथ भी दे दो, ब्रेथ भी दे दो और हाइट भी दे दो, मतलब क्या दे दो, वॉल्यूम दे दो। एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यहां हम लोग एरिया दे दिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहां सिर्फ लेंथ दे रखा है। तो बताओ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना तरह का है? 3 तरह का है। पहला वाले को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले वाले को क्या बोलते हैं बहुअरे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो लेंथ वाइज चार्ज लगा हुआ है। और दूसरा वाले को बोलते हैं, बताओ क्या बोलना चाहिए? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और बताओ तीसरे वाले को क्या बोलना चाहिए? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बताओ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना तरह का है? 2, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। फिर कंटिन्यूअस कितना तरह का है? 3, लीनियर में, सरफेस में और वॉल्यूम में। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक टर्म सीखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान दो कौन सा टर्म लिखा मैंने, क्या लिखा पढ़ो? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसका मतलब हिंदी में याद रखो, पहले ही बोला फिजिक्स को अपने लैंग्वेज में याद रखो, सब कुछ याद हो जाएगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? देखो, मान लो इसका लंबाई था 4 मीटर। कितना लंबाई था ये? 4 मीटर। और 4 मीटर में ये जो चार्ज है ये है 40 कूलम। 4 मीटर में कितना कूलम? तो बताओ 4 मीटर में 40 कूलम, तो 1 मीटर में हो गया आंसर। मतलब क्या हुआ कि यूनिट लेंथ में जितना चार्ज हो, अगर एसआई सिस्टम में बात करें तो 1 मीटर में, 1 मीटर में जितना चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। कैसे डिफाइन करेंगे बोलो? इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। और अगर यूनिट लेंथ ना हो तो यूनिट लेंथ बना लेंगे। समझ में आया आप लोगों को? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ तो? चार्ज बाय लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं? लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्यू अपॉन एल। और हिंदी में इसका मीनिंग क्या है याद रखेंगे? यूनिट लेंथ में जितना चार्ज आ जाए, कितना लेंथ में? यूनिट लेंथ में जितना चार्ज आ जाए उसको क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। बताओ तो यहां का डेंसिटी कितना होगा, जल्दी से बोल तो। 40 कूलम है कितना मीटर में? और बताओ 4 मीटर होना चाहिए कि 1 मीटर? तो देखो कट गया ना, एक बन गया नीचे ना, ऊपर जो भी हो नीचे 1 होना चाहिए। तो 10 कूलम कितना मीटर में? 1 मीटर में। यही हो गया 10 कूलम पर मीटर। क्या हो गया? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको अंग्रेजी में डिफाइन कर सकते हो, कैसे डिफाइन करेंगे बताओ तो? इट इज डिफाइंड एज, it is defined as charge per unit length। चार्ज पर यूनिट लेंथ। बताओ तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का कूलम और डिस्टेंस का मीटर। तो बोलो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इट्स एसआई यूनिट इज कूलम पर मीटर। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर। समझ में आए? चलो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बोला। आओ
अगर तुमको लीनियर चार्ज डेंसिटी समझ में आ गया तो कितने लोग समझ पा रहे हो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता हो? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, हिम्मत रखोगे, सही जवाब दोगे। बताओ तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? तो बोलेंगे मान लीजिए सर ये जो लेंथ है और ब्रेथ है दोनों को मल्टीप्लाई किया और एरिया आया 5 मीटर स्क्वायर। कितना मीटर स्क्वायर? और ये पूरा चार्ज है 60 कूलम। कितना कूलम? बताओ 5 मीटर स्क्वायर में 60 कूलम, तो 1 मीटर स्क्वायर में, सिंपल सिंपल तो कहानी है यार। अरे 5 जेब में 60 रुपया तो एक जेब में 12। मतलब बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या? यूनिट एरिया में जितना चार्ज आ जाए। तो कितने लोग इसी तरह से डिटेल में अपने से लिख सकते हो? हम एक का डिटेल कर दिए ना, ये तुम लोग करोगे। बताओ यहां ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बोलो बोलो ना भाई। यूनिट एरिया में जितना चार्ज आ जाए। कितना एरिया में? और अगर यूनिट एरिया ना हो तो यूनिट एरिया बना लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? चार्ज को किससे डिवाइड कर देंगे? एरिया से। चार्ज पर यूनिट एरिया अंग्रेजी में कैसे डिफाइन करेंगे? चार्ज पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? सरफेस चार्ज डेंसिटी। किससे इंडिकेट करते हैं? सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई चार्ज पर यूनिट एरिया। अरे बुझा गया? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का कूलम और एरिया का तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये कौन सा डेंसिटी पढ़ा दिया? सरफेस चार्ज डेंसिटी। कितने लोगों को लगता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी समझ गए? समझ गए? बताओ तो मान लो इसका वॉल्यूम अगर दे दिया, इसका वॉल्यूम मान लो दे दिया 3 मीटर क्यूब। कितना मीटर क्यूब? और ये पूरा चार्ज अगर 300 कूलम है तो बताओ 3 मीटर क्यूब में 300 कूलम तो 1 मीटर क्यूब में कितने लोग समझे? उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बताओ तीसरा तरह का डेंसिटी का नाम क्या बोला मैंने? बोलो तो। तीसरा डेंसिटी का मैंने नाम बोला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको रो से इंडिकेट करते हैं। किससे? बताओ हिंदी में लिख लोगे इसको? क्या लिखोगे? बोलो। यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज हट जाए, और अगर यूनिट वॉल्यूम ना होगा तो यूनिट वॉल्यूम बना लेंगे तो चार्ज बाई वॉल्यूम हो जाएगा। चार्ज बाई वॉल्यूम हो जाएगा, क्यू बाई वी हो जाएगा, चार्ज बाई वॉल्यूम हो जाएगा। मान लेते चार्ज कितना कूलम दिया था अभी हम? 300 कूलम। और वॉल्यूम कितना मीटर क्यूब था? 3 मीटर क्यूब। 3 एकम 3, ऊपर में 100 हो गया ना, तो 100 कूलम पर मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो 3 तरह का डेंसिटी होता है, ये एग्जाम में पूछता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आइए इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स दे सकता है। कैसे देगा तो समझोगे ध्यान से। टाइप बता रहे हैं। मान लो क्वेश्चन दे दिया कि एक पतला सा रिंग है। क्या है ये? पतला सा रिंग, अंगूठी। पतला सा अंगूठी है ये। और इस अंगूठी का रेडियस, इस अंगूठी का रेडियस कितना है? 6.28 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। 6.28 सेंटीमीटर। और इस पर चार्ज है। इस अंगूठी पे क्या है? चार्ज है। इस तरह से इसके बाउंड्री पर चार्ज है और कुल मिला के चार्ज इस पर है, मान लेते हैं 100 माइक्रो कूलम।
तो तुम मुझे ये बताओ क्वेश्चन में क्या पूछेगा जनरली, तो बोलेंगे क्वेश्चन में पूछेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या आप क्या बोला कि पतला सा अंगूठी है? अरे चार्ज इसके लाइने पे ना है, सीधा लाइन ना होके लाइन क्या किया हुआ है, गोल घुमा हुआ है। यस और नो, कितने लोग समझे? तो बताओ लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर पूछ दिया तो क्या करें? मान लो क्वेश्चन ने पूछ दिया फाइंड लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का? चार्ज पर यूनिट लेंथ। अरे बाबू यही ना होता है जी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई, और इसका लेंथ कितना के बराबर? बोलेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। कितने लोग समझ गए? 2 पाई आर। समझे तो हाथ खड़ा करो। लेंथ इसका 2 पाई आर ना हो जाएगा, क्या बाई रेडियस कर दें? नहीं ना जी, पूरा लेंथ पे ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो Q बाई 2 पाई आर। अब बताओ Q का वैल्यू कितना दिया है? 100 इंटू 10 का पावर -6 माइक्रो कूलम में दिया था। 2 पाई का वैल्यू कितना है? 3.14, और रेडियस कितना दे रखा है? 6.28। वट एवर कम्स आफ्टर सॉल्विंग, आप सॉल्व कर दोगे। कैलकुलेशन तो आपको हम वैसे भी अलग से बता चुके हैं, अभी भी जिसको दिक्कत है हमसे आके मिलो, जोड़ घटाव बता देंगे, लेकिन कम से कम सॉल्व करना सीखो। अब समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल उठाते हैं। बताओ ये क्या है? तो बोलेंगे आप 3D में जब तक नाम नहीं लिखेगा हम बता नहीं सकते हैं। ये रिंग भी हो सकता है, और अगर हम लिख दे स्फेयर तो आपको स्फेयर मानना पड़ेगा। स्फेयर बोला तो गोला हो गया। क्या हो गया? ये गोला, और इस गोला पे चार्ज है, दिख रहा है। अब मुझको ये बताओ ये कौन सा केस है, सरफेस वाला, लीनियर वाला कि वॉल्यूम वाला? इस गोला पे चार्ज है ऐसे, मान लो इस पे चार्ज है, फिर ले लेते 314 माइक्रो कूलम, और इसका रेडियस ले लेते 6.28 सेंटीमीटर। चलो बताओ कौन सा डेंसिटी तुमसे पूछा जाएगा जनरली? तो बोलेंगे सर सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा जाएगा। कुछ लोग क्या सोचता है, अच्छा गोला है वॉल्यूम वाला केस हो जाएगा। अरे यस, तुम्हारा सर एक गोला है, बाल सर के ऊपर सरफेस पे के अंदरों भरा हुआ है, दिमागों में भरा हुआ है का? अगर दिमाग के अंदर भरा होता तो बोलते वॉल्यूम वाला केस हो जाएगा। ये तो बाल जो है वो सरफेस के ऊपर ना है। अरे समझ भी रहे हो? तो ये जो चार्ज है ये गोला के सरफेस पर है, फुटबॉल के सरफेस पर है, फुटबॉल के सरफेस पर है, तो कौन सा डेंसिटी पूछेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसके लिए आपसे हम पूछ दें, अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज बाय एरिया। किसका एरिया बउआ? स्फेयर का एरिया ऑफ स्फेयर, सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। चार्ज बाय एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बताओ Q का वैल्यू कितना है मेरे पास? 314 माइक्रो कूलम -6, और रेडियस कितना है? 6.28, और सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? -2 से। यहां भी छूट गया है ना, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से डिवाइड करते हैं ना जी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का पावर -2 से। ये सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितना दिया हुआ है? अच्छा सॉरी, यहाँ पे रेडियस, इस रेडियस लिख दिया। चलो कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना है। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर, और इसके अलावा पाई कितना होगा? 3.14। कोई दिक्कत किसी को? क्या क्या लिख दिया देख लो भाई एक बार। 4 लिखा, पाई यहां पे लिखा आ गया, और इससे पहले क्या लिखा गया? रेडियस। कोई दिक्कत यहां तक? मतलब तुम लोग क्या समझे कि आपको सरफेस का एरिया, वॉल्यूम, ये सब पता होना चाहिए फॉर्मूला। मान लो तुमसे ये बोलते
कि चार्ज पूरा अंदर भर दो, तब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाता, चार्ज पूरा अंदर भरा हुआ होता तो, और तब उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाता, अंदर भरा होता तो रो चार्ज बाई और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। एग्री और नॉट? तब आपको क्या हो जाता, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब क्या, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। क्लियर है यहां तक? एक सवाल और उठा लेते हैं जो देता है, मान लो अगर एक क्यूब दिया है, क्यूब, लूडो का पासा देखे हो ना, लूडो के पासा का सब साइड का लंबाई चौड़ाई सेम होता है कि अलग अलग? सेम होता है। अगर एक क्यूब दिया है जिसका साइड लेंथ कितना है ए, लंबाई भी एल, चौड़ाई भी एल और ऊंचाई भी एल, और इस पर पूरा चार्ज भरा हुआ, इस पर पूरा चार्ज भरा हुआ, और क्वेश्चन में बोल दिया है कि चार्ज इसके सरफेस पे है। फोटो बनाकर तो एग्जाम में देगा नहीं, क्वेश्चन में लिख के देगा लैंग्वेज में कि चार्ज इसके सरफेस पर है। तो बताओ सरफेस पर जब बोल दिया कि पूरे सरफेस पर चार्ज है, और चार्ज का वैल्यू मान लो दे दिया 100 माइक्रो कूलम, और इसका लंबाई दे दिया मान लो 20 सेंटीमीटर, कितने लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लोगे? क्या लिखेंगे, सिग्मा चार्ज बाय एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हो जाएगा। चार्ज तो दिख रहा है 100 माइक्रो कूलम, अब बताओ एरिया कितना लिखे? तो बोलेंगे सर ये जो क्यूब है ना कितना स्क्वायर प्लेट से मिलके बना, ये क्यूब कितना स्क्वायर प्लेट से मिलके बनता है? अरे लूडो का पासा में 6 साइड होता है, अरे तुम लोग कौन हिसाब का स्टूडेंट है? क्यूब कितना फेस से मिलके बना होता है, 6 फेस से मिलके बना होता है, इसमें कोई पढ़ाई नहीं है ना, फिर भी बैठे बैठे खोए रहते हो कहीं। क्यूब कितना फेस से मिलके बना होता है, 6 फेस से मिलके बना होता है। अब बताओ हर फेस एक स्क्वायर प्लेट है कि नहीं, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसा ऐसा 6 साइड है तो कितना हो जाएगा? एक तो हम रटा सकते थे कि एरिया सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 6 इंटू साइड का स्क्वायर, लेकिन कम से कम समझ के याद करोगे कि भूल जाओ तो एक चांस रहे लिखने का एग्जाम में। क्लियर है यहां तक? तो इस तरह का सवाल देगा तो उम्मीद है कि आप लोग बना लोगे, और टेस्ट में सब सवाल आएगा, ये दोनों बोर्ड में आता, सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों में। So this was all about the types of charge distribution. आइए अब हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं। अब जो भी टॉपिक देखेंगे सब रिलेट होता चला जाएगा, सब रिलेट होता चला जाएगा। देखो यहां ध्यान से, एक टर्म होता है, क्या लिखा पढ़ो, एरिया वेक्टर। देखो जनरली एरिया स्केलर होता है, लेकिन अगर उसको डायरेक्शन के साथ ज्वाइन कर दें तो वो क्या बन जाएगा, वेक्टर। क्या बन जाएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल समझोगे ध्यान से जो बता रहे हैं, देखो जैसे मान लो ये तुम्हारा एक प्लेट दिख रहा होगा, अरे एक प्लेट दिख रहा है, इसके पास लंबाई भी होगा और चौड़ाई भी होगा, सुनाई दिया, लंबाई भी होगा और चौड़ाई भी होगा। मान लो इसका लंबाई है 3, चौड़ाई है 2, तो बताओ तो कितना एरिया हो गया? लेंथ है 3 और ब्रेथ है 2, कितना एरिया हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, तो 6 मीटर स्क्वायर हो गया तुम्हारा ये। अभी तो स्केलर है, डायरेक्शन तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन अब ये बोल दें कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब बोलेंगे 6 मीटर स्क्वायर, और इधर कौन सा डायरेक्शन होता है आपको पता है, के कैप होता है, अरे इधर आई कैप होता है एक्स में, वाई में जे कैप, और इस तरफ के कैप होता है। तो बताओ ऐसे कर दिया तो 6 मीटर स्क्वायर के कैप हो गया। बताओ अगर ऐसे रख दिया तो
6 मीटर स्क्वायर कौन कैप हो गया, आई कैप। और ऐसे रख दिया तो 6 मीटर स्क्वायर कौन कैप हो गया, जे कैप। तो बोलो एरिया वेक्टर मतलब सरफेस पर कहीं भी परपेंडिकुलर खींच देंगे। कितने लोग समझ गए? कितने लोग इस सरफेस का एरिया वेक्टर बना सकते हैं जो सरफेस बोर्ड दिख रहा है? एग्री? अरे यही ना वो सरफेस के परपेंडिकुलर। तो बोलो एनी लाइन, फिर से बोलो, ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस परपेंडिकुलरली, मतलब 90 बनाते हुए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर सीख गए आप लोग? क्या सीखे आप लोग, बोलो। एनी परपेंडिकुलर लाइन drawn at any point, drawn at any point on the surface is called area vector। सरफेस पे कहीं भी परपेंडिकुलर खींच देंगे तो वो क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर। चलो मान लो हम बनाना चाहते हैं इस सरफेस को ऐसे रख के, ऐसे रखेगा। अब ऐसे वाला फोटो बोर्ड पे कैसे बनाएंगे, ऐसे वाला फोटो बोर्ड पे ऐसे ना बनाना पड़ेगा, ऐसे रखा हुआ है बोर्ड पे। समझ में आया? बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा? कुछ नहीं बोले तो पॉजिटिव में लेना है। सुनाई दिया? कुछ नहीं बोले तो कहां लेना है, पॉजिटिव में लेना है। तो इधर इसका एरिया वेक्टर हो गया, मान लो इसका लंबाई है 2 मीटर, इसका लंबाई है मान लो 4 मीटर, चौड़ाई है मान लो 2 मीटर। तो बताओ इसका एरिया कितना लिखेंगे? एरिया के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब आप बताओ मैग्नीट्यूड कितना लिख दे, बताओ देख करके। अरे बोलना भाई, मैग्नीट्यूड क्या लिखे? 4 दूनी 6 होता है। कितना होगा, 8 होता है ना। तो 8 मीटर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन कौन कैप हो जाएगा, आई कैप। कितने लोग समझे, हाथ खड़ा करो। अरे भाई समझ में आया? अब बताओ सरफेस को अगर हम ऐसे रख दें, ऐसे, तो बताओ इसका डायग्राम कैसा बनेगा? इस तरह का डायग्राम बनेगा। और बताओ इसका एरिया कहां जाए, एरिया वेक्टर कहां जाएगा, ऊपर। मान लो इसका लंबाई है 3 मीटर और ये वाला तुम्हारा है 6 मीटर। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 मीटर स्क्वायर कौन कैप, जे कैप। आई होप कि आप लोग एरिया वेक्टर समझ गए। सरफेस पर कहीं भी परपेंडिकुलर खींच देंगे वो उसका क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर। मान लो अगर एक क्यूब बना दिया, अब इसका एरिया वेक्टर बताओ। ऐसे करके एक डिब्बा बना दिया, तो बोलेंगे सर डिब्बा में कितना फेस है, 6 फेस का 6 अलग अलग तरफ एरिया वेक्टर। समझ में आया? बताओ ऊपर वाले फेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर होगा, इसको N1 कैप कर दो। बताओ नीचे वाले का, नीचे होगा। कितने लोग एग्री करते हो, कितने लोग समझ गए? अरे इधर वाले का ऊपर हो गया, और जो डिब्बा का फेस नीचे है उसका एरिया वेक्टर यहां हो गया। जो फेस इधर है उसका एरिया वेक्टर यहां हो गया। जो फेस पीछे है उसका एरिया वेक्टर इधर हो गया। और जो फेस आगे है उसका इधर हो गया, जो इसके पीछे उसका अंदर हो गया। कितने लोग समझ गए, हाथ खड़ा करो। समझ में आया? 6 फेस है तो एरिया वेक्टर भी कितना तरफ दिखा, 6 तरफ दिखा। एरिया वेक्टर मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, आउटवर्ड में, बाहर की तरफ। चलो मान लो अगर तुम्हारा स्फेयर दे दिया, अब दिक्कत ज्यादा है। बोलोगे दिक्कत क्या है? बोलेंगे देखो इसमें तो 6 एरिया वेक्टर था, इसमें एक था, इसमें तुम देखो यही ना होगा एरिया वेक्टर, हाँ या ना?
अरे सरफेस पर परपेंडिकुलर वही ना बनता है जो लॉन्ग द रेडियस होता है, आपको ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पता कर लो। स्फेयर हो या सर्कल हो, सरफेस पे 90 वही बनाएगा जो सेंटर से पास करता है। जो कहां से पास करता है? मान लो कोई बच्चा जबरदस्ती का ऐसे बना दिया, देखिए सर 90 डिग्री, हम पीछे खींच के देखा ये सेंटर से पास, तो ये किसी कीमत पे 90 बना नहीं रहा होगा, ये गलत डायग्राम है। जो सेंटर से पास करेगा पक्का है कि वो कहां से पास करेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो बताओ इस स्फेयर के केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इनफाइनाइट नंबर में होगा कि नहीं? अरे बोलना, सेंटर से इनफाइनाइट नंबर लाइन पास करेगा ना, और सारा लाइन जो सेंटर से पास कर रहा है वो सरफेस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो इसमें मतलब पूरा एरिया का बात नहीं करते हैं, पहले स्मॉल एरिया डीएस का बात करते हैं। डीए लिखो चाहे डीएस लिखो, एरिया वेक्टर को ए से इंडिकेट करो या एस से। कितने लोग समझ गए? स्मॉल एरिया का एरिया वेक्टर निकालेंगे। क्यों स्मॉल एरिया क्यों बात किया? क्योंकि अलग अलग एरिया का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी अलग अलग है, इसलिए वहां स्मॉल का बात करेंगे पहले, और फिर यूज कैसे करेंगे आगे देखेंगे। आगे देखेंगे तो हम लोग कौन सा टर्म सीख गए? एरिया वेक्टर। उतारिए आप लोग पहले यहां पे।
हो गया। और एक और टर्म सीख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगेन एक नाम सुन लो, आज नहीं है इसका क्लास, अगला क्लास है। हम जो भी आज पढ़ा रहे हैं वो इसके लिए पढ़ा रहे हैं। एक कूलम्स लॉ पढ़ चुके, कूलम्स लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े। उसी तरह जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके लिए क्या किसके लिए पढ़ा रहे हैं, गॉस लॉ। और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में 99.99% है कि आता ही आता है, कहीं से आए चाहे ना आए, आता ही आता है। चाहे वो 5 नंबर में आए, 3 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, आता ही आता है। कंफर्म टाइप क्वेश्चन है। और ये समझ में तभी आएगा जितना कुछ आज पढ़ा रहे हैं उसमें एकदम सुपर क्लियरिटी हो, इसलिए एकदम बढ़िया समझना। तो हम एक टर्म लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहले एक सरफेस ले लो, पहले ये समझ में सरफेस को रखा कैसे है। एकदम वेरी सिंपल, अभी बताया थे, सरफेस को ऐसे करके रख दिया है, ऐसे। इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो तुम लोग, बोलेंगे यस सर अभी अभी तो आप सिखाया है। सरफेस पे क्या ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर, ये इसका कौन हो जाएगा, एरिया वेक्टर। ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, इन कैप्स जनरली इंडिकेट करते हैं। अब क्या करो, यहां पे कौन रखा, चार्ज। चार्ज से क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पढ़ाया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इमेजिनरी लाइंस जो होता है तुम्हारा, मतलब इसके आसपास +1 पर फोर्स लग रहा होगा। अगर ये चार्ज है तो इसके आसपास अगर +1 को रखेंगे तो फोर्स लगाएगा ना बाबू। और +1 पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम तो इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग याद करा दिए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब सिंगल चार्ज का फोर्स। और सिंगल चार्ज का फोर्स हम तभी निकाल सकते हैं जब वह फोर्स +1 पर लगे। तो देखो ये जो प्लेट है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है। किसका वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है। मान लो 100 न्यूटन पर कूलम दे दिया है। कितना दे दिया है बाबू, 100 न्यूटन पर कूलम। इस तरह से यहां कहीं पे चार्ज होगा, हमको चार्ज से मतलब नहीं है, क्वेश्चन में दे दिया है कि प्लेट एक ऐसा जगह पर है, क्या बोला, ये प्लेट एक ऐसा जगह पर है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रहा है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इंटेंसिटी कितना है, 100 न्यूटन पर कूलम। मतलब एक कूलम पे कितना न्यूटन, अरे एक कूलम पर कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब समझो फिर क्या बोला, इत्मीनान से बढ़िया से। हमको 3-4 पेन दे दो तो पहले 3D में बताते हैं। पतला ही पतला वाला पेन देना, उसी तरह का दो, ब्लू वाला पेन दो।
चलो देखो यहां ध्यान से, देखो यहां ध्यान से, ये सरफेस है, सरफेस पे ये क्या ड्रॉ किया, एरिया वेक्टर हुआ कि नहीं? अरे भाई परपेंडिकुलर है, ये सरफेस पे क्या ड्रॉ किया, एरिया वेक्टर। और तुमसे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना के जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या गिवन कंडीशन। एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्रेक करो, तो किसी भी वेक्टर को तोड़ते हैं तो कितना हिस्सा में टूटता है, दो हिस्सा में, एक कॉस में और एक साइन में। और कंपोनेंट में ब्रेक करेगा ना वेक्टर, तो जिसके साथ थीटा बन रहा है ये कौन सा हिस्सा होगा, कॉस की साइन। तो जिसके साथ थीटा बनता है वो कॉस थीटा होता है, याद कर लो। मतलब कॉस थीटा ये हो जाएगा। ये जो ब्लू पेन गया अंदर, ये ब्लू पेन कौन है, ये ब्लू पेन इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ई कॉस थीटा का कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है, ई कॉस थीटा। और इसका दूसरा हिस्सा क्या होगा, कॉस के परपेंडिकुलर। तो इसका दूसरा हिस्सा कॉस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये होगा। अब तुम हमको देख के बताओ, इस कागज में छेद कौन किया, कॉस वाला छेद कर रहा है कि साइन वाला। साइन तो सरफेस के पैरेलल दिख रहा है। अरे साइन वाला सरफेस के और कॉस वाला सरफेस के परपेंडी, कितने लोगों ने दिखा, कॉस वाला परपेंडिकुलर टू सरफेस है। अच्छा हम ये बोले, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहे, सुनोगे, कॉस थीटा वाला सरफेस के परपेंडिकुलर है, या ये बोले कॉस थीटा वाला एरिया वेक्टर के पैरेलल है। ये दो अलग अलग बात हुआ कि सेम बात हुआ? एक बार हम परपेंडिकुलर वर्ड यूज कर रहे हैं और एक बार, लेकिन तुम ध्यान दो कब क्या यूज कर रहे हैं। नहीं ध्यान दोगे थ्योरी में तो न्यूमेरिकल में फंस जाओगे। ये जो कॉस वाला हिस्सा है ये सरफेस से कितना डिग्री बना रहा है, 90 परपेंडिकुलर है। और ये जो एरिया वेक्टर है इससे कितना डिग्री बना रहा है, 0, सेम डायरेक्शन में ना है। अरे हाँ या ना। अरे ये कॉस वाला सरफेस से 90, एरिया वेक्टर वाला भी सरफेस से 90, तो दो लोग अगर सरफेस से 90 बना रहा है तो आपस में तो पैरेलल ही हो गया ना, हाँ या ना। तो अब सुनो हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोर्ड पे अब बना रहे हैं। अच्छा तुम्हारे दिमाग में कम से कम इतना चला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का दो हिस्सा टूटा, एक सरफेस के परपेंडिकुलर गया, एक सरफेस के पैरेलल गया। जो परपेंडिकुलर गया सरफेस के, उसने सरफेस को छेद किया, और जो पैरेलल गया उसने सरफेस को छेद नहीं किया। बताओ एक हिस्सा ये हो गया, ये क्या है, सरफेस के क्या है, पैरेलल की परपेंडिकुलर, क्या है सरफेस के, ये परपेंडिकुलर। और एक हिस्सा ये है, ये क्या है, किसके पैरेलल। तो मेंशन करना, खाली पैरेलल पैरेलल मत करना, ये सरफेस के पैरेलल और एरिया वेक्टर के साथ। तो देखो सरफेस के पैरेलल और एरिया वेक्टर के साथ। अरे मेरा एरिया वेक्टर इधर ही ना होगा, ये जो सरफेस है मेरा, इसका एरिया वेक्टर इधर ही ना होगा। तो एरिया वेक्टर से कितना बना रहा है, बोलो ना जी, एरिया वेक्टर से कितना बना रहा है, 90। एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है और सरफेस के, और जो इधर है वो सरफेस के और एरिया वेक्टर के। समझ में आया? तो ध्यान देना एग्जाम में किसके परपेंडिकुलर पैरेलल का बात कर रहा है, क्लियर है? आओ बता, इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना हिस्सा में तोड़ेंगे, दो। तो जिसके साथ थीटा बनेगा ये हिस्सा क्या कहलाएगा, ई कॉस थीटा। और ये हिस्सा, अब तुम बताओ सरफेस में कौन घुस रहा है, कॉस की साइन। सरफेस में कौन घुस रहा है, सरफेस में कौन घुस रहा है, कॉस। और साइन तो सरफेस के, तो सरफेस में वही ना घुस रहा है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। सरफेस में वही ना घुस रहा है जो सरफेस के,
अब सुनो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं, सुनो ध्यान से, बोलो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस में घुस जाएगा 90 डिग्री बना के, और अगर 90 नहीं बना रहा है तो इसको तोड़ के 90 बना लेंगे, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सुनाई दिया? अब अंग्रेजी में एक बार सुनो, फिर बता रहे, फिर समझाएंगे, आराम से लगे रहो खाली। बोलो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। इतना का हिंदी समझे पहले, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का संख्या सरफेस को क्या करे, अच्छा सरफेस को पास करे, और कंडीशन है कितना डिग्री बना के, क्योंकि जो पैरेलल होगा वो तो पास नहीं ना कर रहा है, पास वही ना कर रहा है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो बोलो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलरली और नॉर्मली इस कॉल्ड क्या कहलाता है? कितने लोग फ्लक्स समझे थोड़ा? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली और परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बात समझ में आया? जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को नॉर्मली या परपेंडिकुलरली पास कर जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? ई कॉस थीटा पे कि साइन थीटा पे? कितने लोग एग्री करते हो? एग्री करते हो? अब एक बात हम बोल रहे वो सुनोगे, ध्यान दो। मान लो ये सरफेस है, दिख रहा है, ये सरफेस है, इसका इतना एरिया है। मान लो यहां से 500 लाइन आ रहा था, कितना लाइन, लेकिन इसमें घुसा 200, कितना घुसा इसमें? 200, और बाकी का इधर उधर से निकल गया। बताओ एरिया अगर डबल कर दें तो ज्यादा लाइन घुसेगा या कम लाइन? कितने लोग समझे? एरिया अगर और बड़ा कर दे तो और ज्यादा लाइन घुसेगा, जो अगल बगल से निकल जा रहा था वो भी कंट्रीब्यूट करने लगेगा। मतलब एरिया अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। फिर बोल रहे ये प्रूव नहीं करना एग्जाम में, एग्जाम में सिर्फ इसका फॉर्मूला जो निकल के आएगा आखिरी में ना वही याद रखना है। लेकिन हम प्रूफ क्यों कर रहे हैं? ताकि तुमको छोटा से छोटा बात भी याद रहे, कहानी याद रहे। तुमको हम फॉर्मूला लिख के डिफाइन नहीं करा रहे हैं, इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको डिफिनेशन आसानी से याद रहे। बताओ एरिया वाला बात समझ में आया? अगर एरिया ज्यादा होगा तो लाइंस का संख्या भी ज्यादा। प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे तो क्या लगाते हैं? क्या लगाया? कांस्टेंट। ये के जो है वो कूलम्स कांस्टेंट नहीं है, ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बस एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 1 होगा। कांस्टेंट का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकलता है, और यहाँ पे के का वैल्यू कितना दिया गया? 1। बचा कौन, बोलो ना? ई ए कॉस थीटा, जहां के का वैल्यू कितना बोला? 1। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे इंडिकेट करते हैं? फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल क्या है? फाई। तो बताओ तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू क्या लिखे? अरे ये तो 1 हुआ ना रे, बोलना क्या लिखे? ई ए कॉस थीटा। एग्जाम में ये टिक मारने के लिए आएगा। अब बिहार बोर्ड सीबीएसई में इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराएंगे हम। तो न्यूमेरिकल कब बना पाओगे? जब तुमको पता होगा तब ना कि थीटा किसके किसके बीच का एंगल है। ये फिगर दिमाग में रहेगा तब ना। अब तुम बताओ ना फिगर में थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? तो ये थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, हाँ या ना? ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर। तरीका आता है निकालने के लिए ना। अरे कुछ समझ में आया? और जिन लोगों को डॉट प्रोडक्ट आता है 11 क्लास का, 11 में पढ़ाया था, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट 11 का जो होता है ए बी कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। जिसको नहीं आता है जाके वीडियो देखे डॉट प्रोडक्ट का,
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो बताओ ई कॉस थीटा को लिख सकते हैं ई डॉट ए, ई डॉट ए लिख सकते हैं ना? तो बताओ ना फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं? तो बताओ ये जो ई डॉट ए लिख रहे हैं ये 12 के हिसाब से लिख रहे हैं कि 11 के कॉन्सेप्ट से लिख रहे हैं? और 11 का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो उसको जाके वीडियो सीखिए या मेरे पास आइए मिलिए हमसे। ये मत सोचिएगा 12 में कुछ आ गया कि भारी हो गया, बाउंस कर गया, एकदम नहीं करेगा। तो बताओ फ्लक्स इक्वल टू क्या लिख दें? ई डॉट ए, ई डॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और डिफिनीशन होता है, बोलो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट किसका किसका, जो दिख रहा है बोल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर होगा। अरे ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, लेकिन दो वेक्टर का डॉट हमेशा क्या होता है? स्केलर, मतलब फ्लक्स का कोई डायरेक्शन। अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा बताओ तो? इसमें कोई फिजिक्स नहीं चाहिए भैया, थोड़ा अटेंटिव रहो, जवाब आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा है, न्यूटन बाई कूलम होता है, फोर्स बाई चार्ज, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। हो गया इसका यूनिट। इसमें कौन सा नया पढ़ना है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कितने लोग समझ गए? तो बताओ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में तुम लोग क्या समझे? बोलो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली और परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा अब कुछ बात तुमसे बोल रहे हैं, समझ के जवाब दोगे, हड़बड़ा के नहीं। ये सरफेस है, बताओ फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? तो बोलेंगे सर सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर सीधा चल जाए, देखो तिरछा जब जाएगा तो इसका कुछ हिस्सा टूट जा रहा है ना। बताओ ये कितना, ई का वैल्यू कितना है? 100, और 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है? 50। लेकिन सोचो अगर ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधा जाता, पूरा का पूरा 100 सीधा जाता, तो पूरा का पूरा ना कंट्रीब्यूट कर देता फ्लक्स में। अरे ये बात समझे? तो बताओ तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ रहे हैं, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा बोलो? तो बोलो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के क्या हो? तिरछा नहीं हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर हो तो फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। अरे पूरा का पूरा लाइन ना घुस जाएगा रे, देखना दिखा। अच्छा ये भी बोल सकते हैं कि फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के पैरेलल हो। अरे सरफेस के परपेंडिकुलर होने का मतलब एरिया वेक्टर के पैरेलल ही हो गया ना, एक ही बात ना हुआ दोनों। कितने लोग समझे? ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में आ सकता है तो रट्टा मार के थोड़ी जाके कर दोगे, ये थोड़ी रट जाओगे परपेंडिकुलर में मैक्सिमम, परपेंडिकुलर में मैक्सिमम, तो गलती ना हो जाएगा। अगर बोल दिया एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर तो क्या मैक्सिमम हो जाएगा? मैक्सिमम होने के लिए एरिया वेक्टर के क्या होना चाहिए? पैरेलल, और सरफेस के परपेंडिकुलर। तो हम क्यों इतना डिटेल कर रहे हैं, हर तरह से क्यों घुमा रहे हैं? ट्रू फॉल्स भी देता है बिहार बोर्ड में, असर्शन रीजन भी देता है। असर्शन रीजन ट्रू फॉल्स कब कर पाओगे? जब डिटेल में सीखे रहोगे। सिर्फ डिफिनेशन रट्टा मार दोगे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसे थोड़ी कुछ होने वाला है, सिर्फ डिफाइन कर पाओगे। इसे समझो डिटेल में। तो बताओ फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के क्या हो, और या एरिया वेक्टर के क्या हो। अब तुम सोचो एरिया वेक्टर के अगर पैरेलल हो गया तो एंगल तो एरिया वेक्टर के साथ ही ना लिया हुआ है। तो बताओ एरिया वेक्टर के पैरेलल हो गया तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 0। और आपको पता है ना cos 0 का वैल्यू मैक्सिमम होता है, तो फॉर्मूला से भी मैक्सिमम आ रहा है।
दिखाई दिया, फॉर्मूला से ही मैक्सिमम आ रहा है। अरे भाई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर के क्या हो गया, पैरेलल, और पैरेलल में एंगल कितना डिग्री, अरे ये 60 डिग्री है, ये 30 है, 20 है, 10 है, 5 है, 2 है, ये 0 हो गया, और यहां पे cos 0 डालेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1, और इससे बड़ा cos का वैल्यू पॉसिबल, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा तुम्हारा। कितने लोग सीख गए फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, तो बताओ फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, तो बोलेंगे दो तरह से बोल सकते हैं। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है, या इसी बात को बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के पैरेलल है। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, समझ गए आप लोग। अब बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, बहुत आसान है यार, सोचो ना, इतना डिटेल कंसेप्ट पर, जीरो कब होगा फ्लक्स, तो बोलेंगे सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के पैरेलल हो, सारा लाइन ऐसे हो जाए, जैसे मेरे ये हाथ का पांचों उंगली ऐसे जा रहा है, बताओ सरफेस में कितना घुस रहा है, एक भी नहीं, सरफेस के क्या हो रहा है, पैरेलल, कितने लोगों को दिखा, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब कहीं पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के, तो बताओ उसका फ्लक्स क्या हो जाएगा। और कहीं पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के पैरेलल है, तो क्या जीरो हो जाएगा, एरिया वेक्टर के पैरेलल का मतलब इधर ना हो गया, तब पे मैक्सिमम वाला केस चला गया ना। खाली पैरेलल देख के जीरो मत कर देना, ध्यान देना किसके साथ पैरेलल बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल है, मतलब एक भी लाइन घुसने वाला नहीं है, तो फ्लक्स क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब सरफेस के पैरेलल है तो एरिया वेक्टर के क्या हो जा रहा है, और बताओ एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना डिग्री, 90, एंगल तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच का ना ले रहे हैं, तो एंगल कितना डिग्री 90, और यहां पे cos 90 डालो कितना हो जाएगा, जीरो। फॉर्मूला से भी जीरो प्रूव हो रहा है, कितने लोगों को दिखा कि फॉर्मूला से भी जीरो प्रूव हो रहा है, दोनों तरह से प्रूव कर रहे हैं, थ्योरी से भी और फॉर्मूला से भी। थ्योरी में क्या बोला, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में घुसेगा वही ना फ्लक्स होगा। अब लाइनें एक कोठो नहीं घुस रहा है, जब ऐसे है तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो, और फॉर्मूला पे भी सेट कर रहे हैं, तो ये cos 90 जीरो ही ना आएगा तुम्हारा। तो बताओ फ्लक्स जीरो कब होगा, बोलने का दो तरीका, पहला सरफेस के लाइन क्या हो, पैरेलल, या एरिया वेक्टर के क्या हो, इन दोनों केस में फ्लक्स कितना होगा, जीरो। और आप लोग जब वीडियो लिखते हो ना, जब वीडियो लिखोगे ना, तो जितना बात हम मुंह से बोलें, अब भले बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, उसको कॉपी में क्या करोगे, लिख लेना। बहुत सा बच्चा वीडियो देखता है और सिर्फ वही बात लिखता है जो खाली बोर्ड पे लिख के हम छोड़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि फिर तुमको एक महीने बाद भूल जाओगे वीडियो में क्या था, फिर तुम सोचोगे देखे एक बार, कितना देखोगे, अरे एक बार देखो, दो बार देखो, लेकिन इतना अच्छे से देखो और उससे बेहतर तरीके से कॉपी में लिख लो कि दोबारा फिर वीडियो देखना ना पड़े, मतलब वीडियो तुम्हारा कॉपी वीडियो बन जाए। हर एक बात मेरा मुंह का बोला हुआ कॉपी में आ जाना चाहिए, अगर बहुत अच्छा करना चाहते हो तो, थोड़ा स्मार्ट वे में काम करना चाहते हो, बिना अस्कताए हुए। अब अस्कती करोगे, कौन सारा बात लिख रहा है कॉपी में, तब तो फिर जगह चाहिए अच्छा नंबर लाने के लिए, पॉसिबल ही नहीं है, शॉर्टकट से अच्छा नंबर नहीं आ सकता है। जैसे अभी हम एकदम क्लियर बात बोला, 2-3 पॉइंट कॉपी में लिख लो। क्या क्या क्लियर बोला बात मैंने, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली और परपेंडिकुलरली, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया। हम जो बोल रहे वो लिख लेना डेफिनेशन कॉपी में। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पहला बात ये फ्लक्स हो गया। दूसरा बात, फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू एरिया वेक्टर। मतलब जब अच्छा बताओ तो अब ऑब्जेक्टिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है, एंगल कितना डिग्री लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है, एंगल कितना डिग्री लोगे,
तो सुनाई लग रहा है कि परपेंडिकुलर 90 ले लेते हैं। अरे बेवकूफ गधा लोग, सरफेस के परपेंडिकुलर है तो एंगल तो 0 डिग्री ना लोगे, एंगल एरिया वेक्टर के साथ ना लेते हैं। और बच्चा यही गलती करता है, उसको लगता है परपेंडिकुलर बोल ही दिया है तो 90 ले लेते हैं। कितने लोग समझे क्या क्या गलती नहीं करना है, समझना है, आराम से समझना है। अच्छा, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के पैरेलल है, एंगल क्या लोगे, पैरेलल में 0 डिग्री ले लोगे। तो बोलेंगे नहीं, सरफेस के ना पैरेलल है, एंगल हमेशा एरिया वेक्टर के साथ सोचते हैं। तो सरफेस के पैरेलल है तो एरिया वेक्टर के साथ, तो आप पैरेलल वर्ड भले यूज कर रहे हैं, हम 90 ले लेंगे। और तुमको डायरेक्ट बोल दें कि एरिया वेक्टर के पैरेलल है, एरिया वेक्टर के पैरेलल है, तब क्या लोगे, 0 लेंगे। अरे बुद्धि में गया। और जब कोई बात ना जाए, एक बार में वीडियो को फिर रिपीट करो, कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार, बिना थके बिना हार माने हुए। उसके बाद भी दिक्कत हो तो मोस्ट वेलकम टू मी। और हमको पता है किसी चीज पर अगर तुम 3-4 बार मेहनत कर लिए, यदि तुम किससे झूठ बोल रहे हो कि भारी है, दिक्कत है, इससे क्या हासिल होगा, एग्जाम में कुछ हासिल नहीं होगा। भारी है, दिक्कत है, खत्म करना है किसी भी कीमत पे। पहला तरीका खत्म करने का कि उस सारे लेक्चर को जहां पे आपको टफ लगा, दिमाग में धीरे धीरे घुसता है, उसको 4 बार देखो, उसको बार बार रिपीट करो, और उसके बाद भी दिक्कत हो तो मोस्ट वेलकम टू मी। भारी छोड़ना थोड़ी है भैया, एग्जाम आपको देना है, बोर्ड एग्जाम, मजाक थोड़ी है। एक बार रिपोर्ट कार्ड में जो लिखा जाएगा सो लिखा जाएगा फॉर एवर एंड एवर। तो उम्मीद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों को समझ में आया। देखिए समझिएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्क्वायर प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेट है जिसका लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 10। भाई लंबाई अगर 10 दे दिया है तो चौड़ाई भी कितना होगी, 10, स्क्वायर ही बोल दिया है। आगे बोला है स्क्वायर प्लेट पैरेलल टू वाईजेड प्लेन रखा हुआ है। ध्यान देना क्या क्या वर्ड यूज कर रहे हैं। स्क्वायर प्लेट क्या रखा हुआ है, पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। अब तुम सोचो स्क्वायर प्लेट रखा हुआ कैसे है, पैरेलल टू वाईजेड प्लेन का मतलब क्या हुआ। तो बोलेंगे देखिए सर, इसका मतलब ये हुआ, इधर कौन एक्सिस, एक्स एक्सिस, इधर कौन एक्सिस, वाई एक्सिस, और इधर कौन एक्सिस, जेड। अब ऐसे बना नहीं सकते हैं तो मजबूरी है कि हम लोग इसको इधर बना दिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्वायर प्लेट पैरेलल टू वाई जेड, इसका मतलब इसका एक साइड किधर, वाई में, और एक साइड जेड में। अब तुम इसको रख के देखो तो इसका एक साइड वाई एक साइड जेड कैसे रखोगे, बताओ तो, सोचो तो बोलेंगे देखिए ये हो गया वाई में और इधर वाला हो गया जेड में। बताओ वाई जेड प्लेन समझ में आया, कितने लोग सीख गए वाई जेड प्लेन। मान लो एग्जाम में वाई जेड ना दे करके एक्स वाई प्लेन में रख दे तो बताओ कैसे रखोगे। एक्स वाई प्लेन में रखने के लिए बोल दिया तो एक साइड एक्स एक साइड वाई, मतलब ऐसे चिपका दो। कितने लोग सीख रहे हो। अच्छा, एक्स वाई प्लेन में रखेगा तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कौन कैप हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, जेड में हो जाएगा, हाँ या ना। अगर वाईजेड प्लेन में रखेगा तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आई कैप। कितने लोगों को दिख रहा है भाई, दिखा। अच्छा, एक्स जेड प्लेन में रखेगा एक्स जेड तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जे कैप। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। कितने लोग सीख गए, समझ में आया कौन से प्लेन में रख रहा है। तो फिलहाल तो मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो एरिया, जो तुम्हारा सरफेस है वो किस प्लेन में रखा हुआ है, बताओ, वाईजेड प्लेन। वाईजेड प्लेन मतलब इसका एक साइड किधर, वाई में, दिख रहा है, एक साइड वाई में और एक साइड जेड में। क्या सच में तिरछा ऐसे रखे हुए हैं, नहीं, तुम्हारे दिमाग में एकदम साफ साफ 3D में बना हुआ रहना चाहिए, ऐसे रखा हुआ है प्लेट। अब ये बोर्ड पे नहीं बना सकते हैं तो मजबूरी में हम इधर बना दे रहे हैं, प्लेट ऐसे रखा हुआ, ऐसे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्लेट ऐसे रखा हुआ है। तो चलो, एक साइड वाई में है और एक साइड जेड में है, ये मेरा प्लेट ऐसे रखा हुआ है।
ये मेरा प्लेट रखा हुआ है, ये प्लेट रखा हुआ है, स्क्वायर प्लेट। बताओ इसका लंबाई कितना है? 10 एज पर क्वेश्चन। इसका चौड़ाई कितना है? 10 एज पर क्वेश्चन। इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा बउआ रे? आई कैप में हो जाएगा। अरे एन कैप मेरा आई कैप होगा। अब आगे सवाल में बोला है, आगे सवाल में बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दे रखा है, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। अब इसके बाद तुम सोचो फ्लक्स कितना होगा, यही है सवाल। इतना कुछ दे करके तुमसे क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, बताओ क्या होगा। तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड 3000 दिया है और डायरेक्शन किधर है? आई कैप। आई कैप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर है बताओ? इधर है। मतलब सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है। अरे एग्री करते हो? इधर है ना एक्स होता है मेरे दोस्त, हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ है। ये कहां दे रखा है ये बात? क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है। तो तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 0। कितने लोग फ्लक्स निकाल लोगे? एंगल बस पता चल जाना चाहिए। तो बोलेंगे सर अभी अभी आप पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट ए, यही ना पढ़े हम लोग? E डॉट ए का मतलब E cos थीटा। अब तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 3000। अरे 3000 दे रखा है, 3 × 10⁻³ 3 to 0। और बताओ एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बताओ लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर दिया? 100 से डिवाइड कर दिया। ब्रेथ कितना है? 10 सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर दिया? और कॉस कितना डिग्री? 0। और कॉस 0 का वैल्यू 1। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना? ये 2 0 से 2 0 खत्म, ये 2 0 से 2 0 खत्म, कितना आया? 30। कॉस 0 का वैल्यू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, स्केलर क्वांटिटी। कितने लोग सीख गया? रे सीखा? चल सीख गया तो बताओ तो, अगर हम एग्जाम में इसको जे कैप दे देते हैं और सब कंडीशन से, बताओ आंसर क्या होता है? तो जो सीख गया ना फट से आंसर दे सकता है। बोलेंगे सर आप जे कैप दे दिया, आपका सरफेस तो सही है सर, और अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा था तो घुसा था ना। अब आप जे कैप दे दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। बताओ सरफेस में कितना लाइन घुस रहा है? ये तो बिना फॉर्मूला के भी आंसर 0 है। सारा लाइन सरफेस के पैरेलल होगी। थ्योरी में पढ़ाया तो इसलिए डिटेल में, हम थ्योरी अच्छा से पढ़ोगे न्यूमेरिकल समझ में आएगा। सारा लाइन सरफेस के क्या हो गया? पैरेलल। और फॉर्मूला से अगर सोचो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जे कैप में दे दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चला गया। तो बताओ एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल? 90। और ये cos 90 आ जाए, cos 90 का वैल्यू 0। तो आप हर तरह के सवाल के लिए एग्जाम में तैयार रहो। हो सकता है एग्जाम में वाइजेड प्लेन ना दे के कोई और प्लेन दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई और डायरेक्शन दे दे। कितने लोग सीख गए? ये बेसिक सवाल था। इसका एक और पार्ट है एनसीईआरटी में, क्या है सुनो। अगला पार्ट बोला है कि जो सरफेस है इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दिया गया। फ्लक्स बताइए। सवाल दोहरा दो। ये सरफेस जो है ना, दिख रहा है सरफेस, इसका एरिया वेक्टर है ना इधर मेरे दोस्त, ये इसका कौन है? एरिया वेक्टर। बताओ सरफेस को रोटेट करेंगे तो एरिया वेक्टर भी रोटेट करेगा साथ में ना, क्योंकि एरिया वेक्टर को तो सरफेस से हमेशा कितना बनाए रखना है? 90। तो बताओ सरफेस रोटेट किया तो एरिया वेक्टर भी क्या किया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरफेस 60 डिग्री से रोटेट कर गया, तो एरिया वेक्टर भी कितना से रोटेट कर गया? 60 डिग्री से रोटेट कर जाएगा। इसका मतलब तुम सोच के बताओ, एरिया वेक्टर जो पहले सीधा था अब वो रोटेट करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा या नहीं? कितने लोग समझे? डायग्राम नहीं बनाना सेकंड केस का, समझाने के लिए बताएं। अरे समझे भी?
अरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर है, वो नहीं चेंज कर रहा है, इसको रोटेट कर दे रहा है 60 डिग्री से, तो बाबू रे ये 60 से रोटेट करेगा तो एरिया वेक्टर भी रोटेट कर जाएगा ना। तो जो ये 0 डिग्री पहले बना रहा था अब कितना बनाएगा। अब बताओ यहाँ पे कॉस कितना डिग्री लिखेंगे, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो बताओ अब फ्लक्स कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितने लोग सीख गए। अब बताओ तो अगर सरफेस को 90 से घुमा देता, तो सरफेस को 90 से रोटेट कर देता तो फ्लक्स कितना हो जाता, 0 हो जाता, क्योंकि तब सारा का सारा लाइन सरफेस के पैरेलल चल जाता ना। सरफेस अगर ऐसे हो गया और सब तीर ऐसे जा रहा है तो ये सरफेस के क्या हो गया, पैरेलल, एक बीच में छेद नहीं करेगा, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। आई होप के इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक क्लास समझ में आया। अगला क्लास इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही चलेगा और उसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स रहेगा। क्लियर है आप लोगों को।